20 डेज प्लेज में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक राउट्स लॉ। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। आज अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन का स्टार्ट कर रहे हैं, राउट्स लॉ, जहां से गारंटी है कि 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड्स 2021 में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बीच में मत छोड़ के जाना। फिर ऐसा मत बोलना कि पढ़ा फिर भी नहीं बन रहा है। अरे भाई, पूरा देखना पड़ेगा ना, टॉपिक को समझना पड़ेगा, ठीक है, डेप्थ में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को बड़े रफ्तार से खेल सकते हो। पहले मेहनत करनी पड़ती है, युद्ध से पहले युद्ध अभ्यास करना पड़ता है, तभी युद्ध में लड़ पाओगे, ठीक है। युद्ध अभ्यास ही नहीं करे फिर बोलोगे युद्ध में हम हार गए। भाई, अब हारना तो ही था, अभ्यास तो करा नहीं था, ठीक है। तो बात वही है कि पहले इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जब खेलने की बारी आए तो बहुत रफ्तार में तबाही मचाते हुए खेलें आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक राउट्स लॉ। अब ये राउट्स लॉ होता क्या है, किस तरह से अपन इसे पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। राउट्स लॉ में अपन दो केसेस पढ़ेंगे। सबसे पहला केस जो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है लिक्विड लिक्विड सिस्टम। अब ये लिक्विड लिक्विड सिस्टम का मतलब क्या हुआ है? लिक्विड लिक्विड सिस्टम का मतलब है कि आपके पास वॉलेटाइल ही सॉल्यूट है और वॉलेटाइल ही सॉल्वेंट है। वॉलेटाइल का मतलब क्या कि सॉल्यूट भी वेपर बना रहा है और सॉल्वेंट भी वेपर बना रहा है। भाई, दोनों वॉलेटाइल हैं, दोनों की यही टेंडेंसी है कि वो वेपर बहुत आसानी से बड़ी रफ्तार में बना लेते हैं, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड सिस्टम मतलब वॉलेटाइल ही सॉल्यूट है, वॉलेटाइल ही सॉल्वेंट है। जैसे कि समझे, हमारे पास एक लिक्विड है ए, ठीक है, लिक्विड ए है भाई। इसे आपने एक बीकर में भर के रखा हुआ और बीकर को ऊपर से क्लोज करके रखा हुआ है। अब जैसे ही इस बीकर को नीचे से टेंपरेचर मिलेगा, एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर मिलेगा, इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि ये वेपर बनाए। भाई, ये क्या करे? वेपर बनाए। अब ये वेपर बना रहा है मतलब इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। ये लिक्विड ए है, सिर्फ प्योर लिक्विड है, यहां पर सिर्फ ए के ही मोल्स होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे। सपोज मान लेते हैं कि जो ए की वेपर है वो इस लिक्विड की सरफेस पर कितना प्रेशर जनरेट कर रही है? पी नोड ए, ठीक है। कितना प्रेशर जनरेट कर रही हैं? पी नोड ए। उसी तरीके से हमारे पास एक लिक्विड बी है भाई, प्योर है, मतलब यहां पर सिर्फ बी के ही मोल्स होंगे, इसके अलावा कोई किसी के मोल्स नहीं होने वाले हैं। अब जैसे ही इसे टेंपरेचर मिलेगा, ये भी क्या करेंगी? वेपर बनाएंगी भाई, और वेपर बनाएंगी तो इस लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर जनरेट करेंगी। मान लेते हैं कि बी की जो वेपर है वो इस लिक्विड पर कितना प्रेशर जनरेट कर रही है? पी नोड बी। ए कितना प्रेशर लगा रहा है? प्योर ए पी नोड ए, प्योर बी कितना लगा रहा है? पी नोड बी। अब आपने क्या करा, इन दोनों बीकर को उठाया और एक नए बीकर में डाल दिया भाई, मिक्स कर दिया। अब ये आपने एक मिक्सचर बना लिया, एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया, एक मिक्सचर बना लिया या सॉल्यूशन एक तैयार कर लिया। अब इसमें आपका ए भी है और बी भी है, ठीक है। मतलब अब यहां पर इस लिक्विड में ए के मोल्स भी होंगे और बी के मोल्स भी होंगे, और दोनों का नेचर क्या है? वॉलेटाइल नेचर है, दोनों का वॉलेटाइल नेचर है। मतलब अब ये दोनों वेपर बनाएंगे। सपोज मान लेते हैं कि ये दोनों वेपर बना रही हैं भाई। क्या इस लिक्विड में जो पूरा प्रेशर था वो सिर्फ ए की वेपर लगा रही थी? इस लिक्विड में जो पूरा प्रेशर था वो सिर्फ बी की वेपर लगा रही थी? क्या इस लिक्विड मिक्सचर में सिर्फ ए ही प्रेशर लगाएगा? क्या बी ही प्रेशर लगाएगा? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों वॉलेटाइल हैं, दोनों पेपर बना रहे हैं तो दोनों प्रेशर भी लगाएंगे। सपोज मान लेते हैं पूरा प्रेशर ए नहीं लगाएगा, पूरा प्रेशर बी नहीं लगाएगा, मतलब थोड़ा प्रेशर ए लगाएगा, थोड़ा प्रेशर कौन लगाएगा? बी लगाएगा। सपोज मान लेते हैं ए कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है? पी डैश ए, और बी कितना कर रहा है? पी डैश बी। अब ये पी डैश ए और पी डैश बी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और पी डैश बी इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। पी नोड ए और पी नोड बी वेपर प्रेशर है ए और बी के इन प्योर स्टेट। जब किसी को मिक्स नहीं करा है तो प्योर स्टेट में कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है? पी नोड ए। बी कितना कर रहा है? पी नोट बी। जब दोनों को मिक्स कर दिया तो ए कितना लगा रहा है? पी डैश ए, और बी कितना लगा रहा है? पी डैश बी। तो पी डैश ए पी डैश बी पार्शियल वेपर प्रेशर है। तो राउट्स लॉ हमें पार्शियल वेपर प्रेशर के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का मिक्सचर में आप किस तरह से निकाल सकते हो। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर ए का मुझे
पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है, मतलब P डैश ए किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट दैट इज P नोट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। सपोज मान लेते हैं कि इस मिक्सचर में, इस सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन XA है, तो यहां पर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ए का, B डैश ए, वो किसके बराबर आएगा भाई, P नोट ए इंटू XA, ठीक है। और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B किसके बराबर होगा, P नोट B इंटू XB। ये हमारे पास राउल्ट लॉ से अपन ने निकाला है कि P डैश ए इक्वल टू P नोट ए इंटू XA और यहां पर P डैश B इक्वल टू P नोट B इंटू XB। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहां पर आप सोचो कि कोई आपसे कहे कि इस मिक्सचर में टोटल वेपर प्रेशर कितना है भाई, टोटल वेपर प्रेशर क्या है, थोड़ा प्रेशर ए लगा रहा है, थोड़ा प्रेशर बी लगा रहा है, अब थोड़े थोड़े को ऐड कर दोगे तो पूरा वेपर प्रेशर आ जाएगा। मतलब यहां पर अगर मुझे वेपर प्रेशर निकालना पड़े सॉल्यूशन का इस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, वो क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर का सम P डैश ए प्लस P डैश बी, इन दोनों को ऐड कर दो, मेरे पास वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आ जाएगा भाई। अब यहां पर देखो कि हमारा जो P ऑफ द सॉल्यूशन है, P नोट ए किसके, P डैश ए किसके बराबर है, P नोट ए इंटू XA, और P डैश बी किसके बराबर है, P नोट बी इंटू XB। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया भाई, ये इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया P नोट ए इंटू XA प्लस P नोट बी इंटू XB। ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखना कि यहां पर जो P नोट ए है या P नोट बी है, ये क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B इन प्योर स्टेट, याद रखना इन प्योर स्टेट। और यहां पर जो XA है उसे आप मोल्स के टर्म में कैसे लिखोगे, मोल्स के टर्म में XA को लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस NB, ये ध्यान रखेंगे। और XB को आप कैसे लिख सकते हो, XB इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। ये सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं अपन, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा समझते हैं, यहां पर अपन थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारे पास P ऑफ द सॉल्यूशन निकला, इसे अपन दोबारा से लिखते हैं यार, यहां पर लिखता हूं मैं, ठीक है। इस पूरे टर्म को मैं यहां पे लिख रहा हूं कि P ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर आया है, P ऑफ द सॉल्यूशन बराबर आया है P नोट ए इंटू XA प्लस P नोट बी इंटू XB, ये निकला है। और आप एक बात जानते हो यार कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म से आपने एक बात देखी है कि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं XA प्लस XB किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो मैं क्या XB को ऐसा लिख सकता हूं, XB इक्वल टू 1 माइनस XA। अब XB की वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, P ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू P नोट A इंटू XA प्लस P नोट B, और XB की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस XA, ये ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास क्या रिलेशन निकलेगा, P नोट A इंटू XA प्लस P नोट B माइनस P नोट B XA। अब यहां पर देख रहे हो, यहां पर भी XA है, यहां पर भी XA है, क्या मैं XA को कॉमन ले सकता हूं, ले सकता हूं भाई। और लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, P नोट A माइनस P नोट B इंटू XA प्लस P नोट B, ये हमारे पास P ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। अब वो करता क्या है, अब देखो भाई, बहुत तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलता है भाई, ठीक है। जो एग्जामिनर होता है वो तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलता है। वो क्या करेगा कि जैसे आपके पास एमसीक्यू आने वाले हैं, आपसे पूछेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या होगा लिक्विड सिस्टम के लिए, आपको डायरेक्ट वो ये नहीं देगा, आपको डायरेक्ट वो ये नहीं देगा, ऑप्शन में आपको ये देगा, ठीक है। आप सोचोगे यार P ऑफ द सॉल्यूशन तो P नोट A इंटू XA प्लस P नोट B इंटू XB, ढूंढोगे भाई, नहीं मिलेगा, और नहीं बोलोगे तो आप बोलोगे यार पेपर कैसा आया है। अब यहां पर आपने बस इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया है, जो आपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पढ़ा था उसके बेसिस पर ये ऑप्शन आपको आराम से मिल जाएगा, उसे टिक मारोगे, आगे बढ़ जाओगे भाई, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लिक्विड सिस्टम के लिए निकाल सकते हो यार। अब यहां पर देखो, ये हमारा लिक्विड मिक्सचर बन रहा है, यहां पर हमारा लिक्विड मिक्सचर बन रहा है। अब इसके ऊपर हमारे पास एक वेपर मिक्सचर भी बन रहा है, ये ध्यान रखें, ये हमारा लिक्विड मिक्सचर है, तो ये जो ऊपर हमारे पास वेपर मिल रही है, तो यहां पर ये हमारा वेपर मिक्सचर भी, ये हमारा वेपर मिक्सचर भी है, ये ध्यान रखें।
ठीक है, यहां पर वेपर मिक्सचर भी है। तो ये जो लिक्विड मिक्सचर है, ये हमारा लिक्विड मिक्सचर है, ये ध्यान रखें, ये हमारा लिक्विड मिक्सचर है। और लिक्विड मिक्सचर में राउट्स लॉ एप्लीकेबल होता है, लिक्विड मिक्सचर के लिए ही राउट्स लॉ आते हैं। और वेपर मिक्सचर के लिए आपने एक लॉ पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। याद करो, थोड़ी बहुत धुंधली यादें होंगी क्लास 11 की मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो वहां से अपन यहां पर डाल्टन्स लॉ भी लगा सकते हैं, उन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं और क्वेश्चन बहुत रफ्तार में और बहुत कॉन्सेप्चुअली यहां से बन सकते हैं। तो ये अपन ने लिक्विड मिक्सचर की कहानी तो देख ली, राउट्स लॉ में क्या क्या बना है भाई, हमारे पास क्या क्या निकला है। और अब देखते हैं कि ये वेपर मिक्सचर का क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए राउट्स लॉ की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप समझ रहे हो, आपके पास एक बीकर है, यहां पर लिक्विड था, लिक्विड मिक्सचर है, ए और बी का जो मिक्सचर है, मतलब इस लिक्विड में ए के भी मोल्स हैं और बी के भी मोल्स हैं, ठीक है, Na और Nb दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों वेपर बना रहे हैं यार, दोनों वेपर बना रहे हैं। अब ए भी प्रेशर जनरेट कर रहा है और बी भी प्रेशर जनरेट कर रहा है। ए कितना कर रहा है भाई, पी डैश ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। बी कितना कर रहा है, पी डैश बी। ये आपका क्या है बेसिकली, ये आपका एक लिक्विड मिक्सचर है, ये आपका क्या है, लिक्विड मिक्सचर, जिसमें आपका राउट्स लॉ लगता है, जिसमें आपका राउट्स लॉ लगता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है, ये आपके पास क्या है, एक गैसियस मिक्सचर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहां पर आपका डाल्टन्स लॉ लगता है, यहां पर आपका क्या लगता है, डाल्टन्स लॉ लगता है। अब यहां पर थोड़ा सा देखें तो डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो डाल्टन्स लॉ रहता है वो सिर्फ गैसियस मिक्सचर के लिए ही काम करता है, उनके लिए ही एप्लीकेबल होता है, ओनली फॉर गैसियस मिक्सचर। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वेपर फेज इनटू टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। मतलब जो यहां पर जो ए है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा, ठीक है, उस ए का या उस गैस का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन गैसियस मिक्सचर, इस वेपर फेज में जो गैसेस हैं उनका मोल फ्रैक्शन कितना है। मान लेते हैं कि यहां पर जो ए है उसका गैसियस फेज में या वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है, YA, और बी का कितना है, YB, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वो किसके बराबर आ जाएगा, YA इंटू पी टोटल के बराबर। और हमारा P डैश बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, YB इंटू पी टोटल, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। अब यहां पर अगर मैं पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड करता हूं, यहां पर अगर मैं P डैश A और P डैश B को ऐड करता हूं तो किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास YA इंटू पी टोटल प्लस YB इंटू पी टोटल। अगर मैं पी टोटल को कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, YA प्लस YB इंटू पी टोटल। और आप जानते हो कि जो मोल फ्रैक्शन रहता है उनका सम कितना होता है, उसका सम कितना होता है, 1 के बराबर होता है। मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो P डैश A प्लस P डैश B वो किसके बराबर आ जाएगा, P टोटल के बराबर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो अब यहां पर मैं राउट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को मिला सकता हूं, राउट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को मैं मिलाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा कि अगर मैं राउट्स लॉ से पार्शियल वेपर प्रेशर ए का लिखूं तो वो किसके बराबर आएगा, P नोट A इंटू XA। और अगर मैं डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, YA इंटू पी टोटल। और P डैश B किसके बराबर हो जाएगा, P नोट B इंटू XB। ये डाल्टन्स लॉ से, सॉरी, ये राउट्स लॉ से और डाल्टन्स लॉ से लिखूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, YB इंटू पी टोटल। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इससे आप लिख सकते हैं कि P डैश A इक्वल टू P नोट A इंटू XA इक्वल टू YA इंटू पी टोटल, P डैश B इक्वल टू P नोट B इंटू XB, YB इंटू पी टोटल। ये राउट्स लॉ से आया और ये डाल्टन्स लॉ से आया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब जो काम की बात है, तुम्हारे जो मतलब की बात है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें क्या याद रखना है, सर क्या इतना सारा याद रखना है क्या भाई, जो तुम्हारे काम की बात है जिससे तुम्हारा काम चल जाएगा वो मैं पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे भाई। तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है राउट्स लॉ फॉर लिक्विड सिस्टम में, वो ये रखना है कि जो आपका P ऑफ द सॉल्यूशन रहता है वो पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। और पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, P नोट A इंटू XA प्लस P नोट B इंटू XB। ये ध्यान रखेंगे,
ठीक है। और दूसरा जो बात याद रखना है वो ये याद रखना है कि हमारा जो P डैश ए है वो P नोट ए इंटू एक्स है और डेल्टन से वाई ए इंटू पी टोटल, ये ध्यान रखेंगे। और यहां पर P डैश बी इक्वल टू P नोट बी इंटू एक्स बी और वाई बी इंटू पी टोटल। तो यहां पर जो वाई ए और वाई बी है ये ध्यान रखना है, वाई ए और वाई बी जो है वो है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। वेपर फेज में है, ये ध्यान रखेंगे, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि आपको बस तीन चीजें याद रखनी है कि पी ऑफ द सॉल्यूशन, जो मिक्सचर का सॉल्यूशन है वो किसके बराबर है, पी नोट इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी, और राउल्स लॉ और डेल्टन लॉ को मिला देना है। तो बस इतना सा अगर आपको याद है तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन अपन ये वेपर फेज वाला करने वाले हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे जब अपन एक और जो कैस सेकंड है सॉलिड लिक्विड सिस्टम, जब अपन पढ़ लेंगे तो दोनों राउल्स लॉ के क्वेश्चंस को मिलाएंगे, फिर वहां पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अपन करेंगे। लेकिन यहां पर अभी इस डेल्टन लॉ या राउल्स लॉ को समझने के लिए अपन एक क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपके दिमाग में कुछ चीजें जाएं भाई, ठीक है। देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास कुछ इस तरह से है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोलुइन एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 75 एंड 25 mm of Hg respectively. 23.4 gram of benzene and 64.4 gram of toluene are mixed. Then calculate first partial vapor pressure of each component, second total vapor pressure of solution, and third mole fraction of each component in vapor phase. अब यहां पर देखो कि आपके पास प्योर बेंजीन और प्योर टोलुइन है, ठीक है। वेपर प्रेशर आपको देखे रखा, प्योर बेंजीन और प्योर टोलुइन। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर गिवन है, इसका मतलब यह है कि वो वॉलेटाइल है, ठीक है। मतलब यहां पर हमें बेंजीन और टोलुइन दोनों का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में देके रखा हुआ है, मतलब ये भी बेंजीन भी हमारा लिक्विड होगा और टोलुइन भी हमारा लिक्विड होने वाला है, मतलब ये लिक्विड सिस्टम वाला क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास पी नोट ऑफ बेंजीन कितना गिवन है भाई, 75 mm of Hg, और पी नोट ऑफ टोलुइन कितना है, पी नोट ऑफ टोलुइन कितना है, 25 mm of Hg। हमें जो वेट गिवन है बेंजीन का वो कितना गिवन है, 23.4 ग्राम। वेट ऑफ टोलुइन कितना गिवन है, 64.4 ग्राम। हमसे ये पूछा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, और पार्शियल वेपर प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता है, पी नोट इंटू एक्स ए, ठीक है। अब यहां पर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, तो मोल्स निकाल लेते हैं पहले। बेंजीन के मोल्स कितने होंगे, कि मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 23.4, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन C6H6, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इन्हें अपन ऐड करेंगे तो हमारे पास बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो कितना आएगा, 78। 23.4 डिवाइडेड बाय 78, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.3। तो मोल हमारे पास बेंजीन के कितने हैं, 0.3। अब अगर बात करें मोल्स ऑफ टोलुइन, C6H5CH3 टोलुइन। टोलुइन का स्ट्रक्चर आप जानते हो ना, ऐसा ही होता है ना, ये बेंजीन और यहां पर एक हटाकर एक CH3 लगा दिया भाई, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें तो इसका वेट कितना है, 64.4 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 92। इसे डिवाइड करेंगे तो इसका मोल कितने आएंगे, 0.7। तो बेंजीन के मोल हैं 0.3 और इसके मोल्स हैं 0.7। चलो अपन पार्शियल वेपर प्रेशर निकालते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू पी नोट ऑफ बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। तो पी नोट कितना है, 75। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल 0.3 प्लस 0.7, तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई, 1 हो गई। तो 75 इंटू 0.3, तो यहां पर हमारा जो पार्शियल वेपर प्रेशर निकल रहा है बेंजीन का वो कितना निकल रहा है, 22.5 mm of Hg। उसी तरीके से अपन पार्शियल वेपर प्रेशर टोलुइन का निकाल लेंगे, वो किसके बराबर होगा, पी नॉट ऑफ टोलुइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन। पी नॉट ऑफ टोलुइन कितना है हमारे पास, 25 mm of Hg इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन। कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसका मोल फ्रैक्शन 0.3 आया है तो 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7 आएगा, या अपन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, किस तरह से, मोल्स ऑफ टोलुइन 0.7 अपॉन टोटल मोल्स दैट इज मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टोलुइन। इनकी वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर होगी। तो यहां पर कितना आएगा, 25 इंटू 0.7, तो हमारे पास आएगा 17.5 mm of Hg। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 22.5 mm of Hg और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन इज 17
17.5 mm ऑफ Hg। ये पहला हमारा सवाल हुआ। अब दूसरा हमसे पूछ रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। जो आपका टोटल वेपर प्रेशर रहेगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर का सम होगा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन ऐड कर दो। बेंजीन का कितना है 22.5, टोलुइन का कितना है 17.5, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना आएगा 40 mm ऑफ Hg हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का। अब हमारे पास पी टोटल निकल चुका है, पार्शियल वेपर प्रेशर निकल चुका है हर एक कंपोनेंट का। अब जो थर्ड हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, कि वेपर फेज में टोलुइन या बेंजीन के कितना मोल फ्रैक्शन होगा। अब यहां पे समझते हैं कि अगर अपन डाल्टन्स लॉ लगाते हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू वाई ऑफ बेंजीन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। अब वेपर जो पार्शियल वेपर प्रेशर निकला है बेंजीन का वो कितना निकला है 22.5, वाई ऑफ बेंजीन हमें निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर कितना है 40, तो जो 22.5 डिवाइड बाय 40 तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 0.56। तो वाई ऑफ बेंजीन मतलब वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है बेंजीन का वो कितना है 0.56। तो जो मोल फ्रैक्शन है टोलुइन का वो कितना होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो 1 माइनस 0.56 दैट इज 0.44 हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा टोलुइन का इन वेपर फेज। तो ये सारी अपन चीजें निकाल सकते हैं। अपन ने बस 3 फॉर्मूले अप्लाई करे हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकालने हैं और दूसरा हमें डाल्टन्स लॉ का किस तरह से यूज करना है और टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या निकालना है। अगर आपको ये आता है आप राउट्स लॉ के क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा आसान है और बड़े ही तुम खिलाड़ी हो भाई, ठीक है। तो अपन तो खेल सकते हैं बड़ी रफ्तार में, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे राउट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम की। लेकिन राउट्स लॉ के 2 केसेस बनते हैं दोस्त, पहला लिक्विड लिक्विड सिस्टम, दूसरा सॉलिड लिक्विड सिस्टम। लेकिन आज अपन यहां पर ही खत्म करते हैं लिक्विड लिक्विड सिस्टम पर। नेक्स्ट क्लास में अपन सॉलिड लिक्विड सिस्टम की बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या बनने वाले हैं राउट्स लॉ पे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।